नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल करेक्टर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, यानी कि आपका 6 या 8 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है एचजीपीजीआई का, और 16 नवंबर को आपका एनटीए वाला एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग का। तो बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगवाइए कि हमारा वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको हेल्प हो सके, यानी कि कुछ क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे ही हूबहू आ सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार लगवा रहा हूँ, और आज भी मैंने सोचा कि आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लगवा लिए जाएँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड एमसीक्यू आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी आज 100 क्वेश्चन मैं लगवाने वाला हूँ। तो वीडियो में धैर्य बना के रखें, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। और फ्रेंड, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आपको छोटा सा लाइक देने में कुछ नहीं जाता। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और ये मैं फ्रेंड्स बता दूँ, ये क्वेश्चन है, ये आपके लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि 101% आपके क्वेश्चन प्रीवियस से आए हुए हैं, जो आपको पीडीएफ रूप में मैंने बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें से मैं आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चन बताऊँगा, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के बताऊँगा, और 40 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के कराऊँगा। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से होने वाली हैं। अगर आप ये 100 क्वेश्चन को वीडियो की मतलब आप लास्ट तक देखते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। यानी कि वीडियो को आपको देखना है, पूरा देखना है एंड तक, तो आपको क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड, अगर जैसे आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भौतिक विज्ञान का, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, मैं आपको सीधे इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट इसको आंसर के रूप में पीडीएफ है, तो इसे आप ऐसे के ऐसे याद कर लेंगे, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि ऑप्शन से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद रहते हैं तो आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चनों का आंसर आसानी से ढूंढ पाएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रखा है, कार्य का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक बहुत ईजी है। कार्य का मात्रक होता है जूल। अगर इसका विमीय सूत्र पूछ लेते हैं, ml/t-2 होता है इसका विमीय सूत्र। दूसरा क्वेश्चन आपका भौतिक विज्ञान का, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो किसका होता है? दूरी का। फ्रेंड्स, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इन क्वेश्चनों को आप कहीं नोट कर लें या इस पीडीएफ को या वीडियो को 2 बार देख लें, आपको क्वेश्चन सारे याद होने वाले हैं। कार्य का मात्रक जूल हो गया आपका। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन जो मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। आगे आता है क्यूरी किसकी मात्रक, किसकी इकाई का नाम है? जो क्यूरी होता है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। तो आपका ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। अगला है 5 क्वेश्चन आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? तो आपका संवेग और वेग, यानी कि वेग पर आपको क्या करना है, संवेग, आपको संवेग देखना है और आपका वेग देखना है। तो P क्या होता है? mv। तो आपको क्या है, इसमें क्या दिखाई दे रखा है? संवेग दिखाई दे रखा है, वेग दिखाई रहता है, तो द्रव्यमान नहीं दिखाया। m क्या होता है? द्रव्यमान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द्रव्यमान। ऐसे आप निकाल सकते हैं। P mv से भी निकाल सकते हैं। P mv। तो आपको इसमें क्या दे रखा है, इसका रेशियो आप इसे निकाल लेंगे तो P/v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m निकालने के लिए आप क्या हो जाएगा? P/v हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। m क्या होगा? इसमें द्रव्यमान होगा। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन आपका जो मैंने बता दिया है, संवेग और वेग का अनुपात जो होता है कब आपका द्रव्यमान होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? जो बर्फ जल पर तैरती है, जल में तैरना न्यूटन के जो जल में हम तैरते हैं वो न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण है? तो जो गति नियम है न्यूटन का, वो तृतीय नियम आगे 3rd नियम के अंतर्गत आता है, जल पर तैरना। आगे 7 क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस
सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 7 क्वेश्चन को जरूर याद करके रखें। जो आपका 7 क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्यप्रणाली जो है आपकी संवेग संरक्षण के ऊपर कार्य करती है या आधारित है। ये जो सिद्धांत है रॉकेट की कार्यप्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के ऊपर सिद्धांत है ये। आपका 8वां क्वेश्चन है आपका अश्व यानी अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व यानी कि अश्व के ऊपर अगर कोई बैठ के चलता है, क्योंकि वो उसका जो शरीर हो आगे से जो व्यक्ति जो बैठा है उसका जो बॉडी का निचला पार्ट हो गया वो विराम अवस्था में होता है, ऊपर का गतिमान अवस्था में होता है, इसलिए जो उसकी संभावना होगी तो कौन सी की? विश्राम जड़त्व की संभावना होगी। आपका 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। जो 9वां क्वेश्चन है आपका है कालीन इकाई की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होगा। ये जो कालीन में जब सफाई करते हैं तो उसे हम डंडी से पीटते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रजाई को धुनी जाती है, तो वो जो नियम होता है वो गति का पहला नियम होता है। तो ये आप याद करके रखेंगे। जो 10वां क्वेश्चन है फिजिक्स का वो है आपका समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर है? तो आपको याद रखना है समुद्र प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग है? 1/10 भाग जो है वो सतह से ऊपर है, तो आपको याद रखना है 1/10 भाग। आपका जो 11वां क्वेश्चन है वो आपका है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने का किसका उत्पादन होता है? तो आपको याद होना चाहिए जो प्रकाशीय वोल्टेज सेल होते हैं तो उससे प्रकाशीय तो उत्सर्जन होगा, तो कौन सी ऊर्जा निकलेगी? प्रकाशीय ऊर्जा निकलेगी। अगला क्वेश्चन है जो है वो आपका है वो 12वां क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? फ्रेंड जो ब्रेक लगाते हैं स्वचालित वाहनों के अंदर जो ब्रेक लगाते हैं वो बता रहा है ब्रेक लगाने का जो नियम है वो सीधा किससे प्रयोग किया जाता है? पास्कल का नियम होता है। फ्रेंड इसे आप 12th में 9th में सॉरी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे फिजिक्स में, वो उसमें मिल जाएगा आसानी से। तो जो द्रव चालित ब्रेक होती हैं उसमें जो नियम लागू करता है वो पास्कल का नियम लागू करता है। आपका जो 13वां क्वेश्चन है वो है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 30 क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपकेंद्रीय बल इसका आंसर हो जाएगा। जब दूध को क्या करते हैं मथा जाता है या आपको ऐसे कर चक्की से घुमाया जाता है तो पूरी तरह से क्रीम निकाली जाती है दूध में से, दही या कुछ भी मट्ठा में से क्रीम निकालना। ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये सारे होते हैं अपकेंद्री बल के। किसके होते हैं? अपकेंद्री बल के। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 14 जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? फ्रेंड जो जेट इंजन होता है वो आपका रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जेट इंजन किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो आपको याद होना चाहिए रैखिक संवेग के कारण आपका सिद्धांत पर कार्य करता है। रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका जो 15 क्वेश्चन है वो है किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है? लगभग कितनी होती है? यानी कि तुल्यांकारी उपग्रह से पृथ्वी की सतह से ऊंचाई आपकी कितनी होती है? वो जो आपको याद रखनी है वो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ये इतनी उसकी ऊंचाई होती है जो कि किससे होती है? तुल्यांकी उपग्रह से लेकर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। ये आपको याद करके रखनी है जो कि 15 क्वेश्चन है आपका। और जो 16 क्वेश्चन है वो आपका है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? फ्रेंड जब भी गुरुत्वाकर्षण की बात आ जाती है पृथ्वी और चंद्रमा में, फ्रेंड जैसे कि आपको E फॉर अर्थ हो जाएगा और चंद्रमा में आपकी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आ जाती है, जो इसका रेशियो होता है वो 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है? तो 1/6। तो आपको ऐसे करके याद रखना है। आपका जैसे 60 किलो का कोई व्यक्ति है, 60 किलो का कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर और वो चंद्रमा पर जाकर कितना वेट हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 60 डिवाइड
बाई 6 से काट के देंगे तो यानी कि 10 किलो का आपको चंद्रमा पे उसका वजन होगा जिस व्यक्ति का। फ्रेंड जैसे मैंने बताया, एक बार और बता दूं, कोई पृथ्वी पर व्यक्ति है वो है 60 kg का। अगर उस पर हम चंद्रमा पर पूछते हैं उसका वजन कितना होगा, तो मैंने 16 बताया, तो 16 से कितना कर देंगे 10 kg का निकलेगा, यानी कि जो रेशियो होता है 16 का होता है। इसे आप याद कर लेंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है आपका 17। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो बूंद का आकार होता है वो गोल होता है। तो ये आप इसमें क्वेश्चन याद करके रखेंगे, पृष्ठ तनाव के कारण उसका क्या होता है, बूंद का आकार गोल होता है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन आपका जैसे कि दिखाई दे होगा स्क्रीन पे, वो है आपका 18 क्वेश्चन। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जल की सतह पर आप डालते हैं तो वो नाचने लग जाता है। फ्रेंड्स ये भी आपके पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचने लग जाते हैं, तो आपको याद रख लेना है। जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े नाचते हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई पर डूब जाती है। फ्रेंड्स क्या है, पानी में अगर लोहे की सुई डालेंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन जहाज तैरता रहता है। इस सिद्धांत का क्या मतलब होता है? तो ये सिद्धांत किस पर लागू होता है, किस पर आधारित है? जो पानी की जो सुई पर पानी डालेंगे डूब जाएगी, परंतु वो जहाज क्या तैरता रहता है, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। जो आर्किमिडीज का नियम है वो किससे संबंधित है, ये भी पूछ लिया था। जो आर्किमिडीज का संबंध है वो सीधे है प्लवन क्या नियम के थ्रू से। आपका जो आर्किमिडीज का नियम है किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से आपका संबंधित है। 16 आपका 21 क्वेश्चन है आपका है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो किया था वो किया था न्यूटन भाई साहब ने किए थे। किसने थे? न्यूटन जी ने। अगले क्वेश्चन है आपका 22, कौन सा 1 किलो द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो 9.8 होता है, आपको पता होगा। गुरुत्व का जी का मान कितना होता है? जी का मान जो होता है आपका 9.8 होता है, तो आपको ऐसा करके याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 23, एक हॉर्स पावर कितने होता है? एक हॉर्स पावर आप क्या कहेंगे 746 वॉट के बराबर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लें। एक हॉर्स पावर इजिकल टू 746 वॉट का होता है। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, लोहे की सुई पर जल की सतह पर किसके कारण तैरती है? फ्रेंड इसका भी आंसर आपको याद रखना है। जो लोहे की सुई है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? वो आपके पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला 25 क्वेश्चन है वो है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज की दूरी तय कर सकें? तो आप अगर 45 के कोण से फेंकेंगे तो जो भी वस्तु आप फेंकते हैं, गेंद फेंकी आपने, तो वो सबसे दूर जाके गिरेगी। 45 के कोण से एंगल से आपको फेंकना पड़ेगा। 26 क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? यानी कि आपके न्यूटन से पहले उन्होंने बता दिया था जो ब्रह्मगुप्त ने, कि जो सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं, यानी कि पृथ्वी की केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं। ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रखा होगा इनका नाम। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन जो है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम, ये भी फ्रेंड्स अभी मैंने ऊपर बताया, 45 के एंगल से आप कोई भी वस्तु फेंकते हैं तो वो सबसे दूर जाके गिरेगी। जो 36 से 45 एंगल के कोण से फेंकना चाहिए उसे। अगला क्वेश्चन है जो कि 28 क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है उसे हम कार्य में भी बदल सकते हैं। तो इसका जो प्रमाण दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने दिया था। जैसे कि आपको उसकी रमफोर्ड, सॉरी आपको बोल सकते हैं क्या है, रमफोर्ड ने उसका प्रतिपादन दिया था। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है 29 क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? उन वैज्ञानिक का नाम बताना जिन्होंने 2 बर्फ के टुकड़े लिए, आपस में घिसे और उन्हें पिघला दिया। वो डेवी थे। कौन थे? वो डेवी थे जिन्होंने 2 बर्फ के टुकड़े लेकर, डेवी
उन्होंने पिघला दिया। तो डीवी साइंटिस्ट का नाम आप याद रखना है। फिजिक्स के लिए आज का क्वेश्चन यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 30 क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया 30 क्वेश्चन में आपके फिजिक्स के 30, आपके केमिस्ट्री के और 40 आपके बायोलॉजी के लेने वाले। फ्रेंड्स वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखें क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स वीडियो और आपके क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन आपका 30, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो आपको याद रखना है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। तो आपको याद रखना है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। फ्रेंड्स आज के ये 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के थे। अब मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आगे मिलते रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? यानी कि ठोस, द्रव, गैस में तीनों अवस्था में जो पाया जाता है वो आपका जल होता है। जल आपका ठोस में भी, आपका द्रव में भी और वो गैस में पाया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा जल, यानी कि H2, इसका फॉर्मूला होता है H2। अगला जो क्वेश्चन है आपको है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये कहा था कणाद ने। ये किसने कहा था? ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनाता है, प्रत्येक जो पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, ये कहा था कणाद ने। फ्रेंड्स ये वीडियो आप डबल बार देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब अगला 3 क्वेश्चन है आपका, परमाणु में कौन से मूल कण समान कणों में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके होते हैं वो समान होते हैं। आपको ऐसा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, ऐसे आप रख सकते हैं। E=P करके भी आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने E=P करके याद रखा है। अगला क्वेश्चन है वो आपका है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? जो मिलिकन थे उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। किसने किया था? मिलिकन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? जो परमाणुओं के न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था। जो रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन के परीक्षण की किसकी मौजूदगी में सिद्ध किया था? आपका परमाणुओं के न्यूक्लियस, परमाणुओं में न्यूक्लियस, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है वो आपका है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? जो इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति होती है उसकी खोज किसने की? वो डी ब्रोगली क्वेश्चन होता है, वही उन्होंने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? फ्रेंड जो आपका डाल्टन ने नियम दिया था उसमें सबसे छोटा कण है वो स्वतंत्र रह सकता है, वो कौन सा कण है ये आपको बताना है। आपको परमाणु है वो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, परमाणु आपको याद रखना है, एटम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? जो न्यूट्रॉन होते हैं उसमें उसका ना तो कोई न्यूक्लियस कण में ना कोई इसमें द्रव्यमान होता है ना कोई आवेश होता है, किंतु प्रचक्रण होता है, परंतु वह प्रचक्रण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, मैंने बोला अगर आपका हीलियम है, मान लो हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मैंने बताया थी E=P होता है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो ही आपकी प्रोटॉन की संख्या होगी। तो यानी कि इसमें ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या आपकी 2 है, ये है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होंगे तो आपको पता होना चाहिए। हीलियम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान की संख्या आपको द्रव्यमान होता है ये वाला ऊपर वाला, और जो क्रमांक होता है आपका ये जो मैंने बाद में लगाया ये वाला। तो हीलियम का जो द्रव्यमान माना जाएगा वो 4 माना जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है वो आपका है, आणविक कक्षा में अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, उसका कक्षा का अभिन्यास उसी से नियंत्रण होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर, एक धा
आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो फ्रेंड्स पता होना चाहिए। आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में आपके 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स उनमें आपको पता नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में पाए जाएंगे तो विपरीत चक्रण पाया जाएगा। फ्रेंड्स ये ऐसे बात कर रहा, मैं आपको बता दूं, 2 इलेक्ट्रॉन है परंतु एक ही कक्ष में है। ये मान लो एक कक्ष, इसमें 2 प्रोटॉन है, तो इसमें पता होगा ये 2 प्रोटॉन एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, ये चक्रण होते हैं, यानी कि इसका चक्रण की संख्या जो इसमें ये रिप्रेजेंट करता है इस वाले इलेक्ट्रॉन को, और मैंने -½ किया तो ये वाला रिप्रेजेंट करता है, यानी कि विपरीत हैं एक दूसरे के, तो विपरीत चक्रण शो करेगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12, इसमें नाभिक के प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बोला है परमाणु क्रमांक और वो भी परमाणु भार, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन क्या है। आप सीधे आ जाते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। तो इसमें आपको पूछा है, क्या पूछा है, इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? फ्रेंड ये आपके प्रोटॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन। तो ये आपका 6 आंसर हो जाएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा 6। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन है, अल्फ़ा और बीटा कणों की खोज किसने की? फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है बहुत। अल्फ़ा और बीटा कणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। आप इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता। बहुत बार क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लें। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो अंतिम रूप में जो बदल जाते हैं वो सीसा में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो कौन सा तत्व है? पोलोनियम ऐसा है, तो जो उसका नाम खोजकर्ता के देश के नियम के नाम पर रखा गया था। कौन सा? पोलोनियम तत्व है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत है? तो आपको किस कण की ज़रूरत है? न्यूट्रॉन कण की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की प्रक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया में, विखंडन अभिक्रिया में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न में तो होती है, अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको आंसर याद रखना है, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता? फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को याद करके रखना है। जो चट्टान की आयु पता करते हैं वो यूरेनियम, उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो यूरेनियम आपको करना, यूरेनियम चट्टानों की आयु का ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आपके पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर किससे कहते हैं? ल्यूकेमिया को नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कोबाल्ट 60 ऐसा होता है जो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, तत्व होता है, सॉरी, तो आइसोटोप होता है, आइसोटोप होता है, जो कि होता है कोबाल्ट 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक तत्वों को संयोग करने की क्रिया को कहते हैं, वो कहते हैं अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवकरण पे आ गया। अब आ गया 24, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और
अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पूछ रहा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकरण और अवकरण ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार के प्रयुक्त करता है। वो सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। फ्रेंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3 याद कर लेना है आपको। तो सोडियम नाइट्रेट ऐसा होता है जो आपका ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन 2+ ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक क्या होता है? तो जो यौगिक होता है 2+, इसकी संयोजकता कितनी होगी? प्लस का 2 होगी। तो F2O आपको याद होना चाहिए, F2O इसकी संयोजकता होगी प्लस का 2। तो यही पूछ रहा है इसमें, ऑक्सीजन की आपकी संयोजकता बतानी है। फ्रेंड और भी आप कैसे याद करते हैं संयोजकता? मतलब आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको निकाल के बता दूं। ऑक्सीकरण F2O की निकालनी है, इसमें किसकी निकालनी है? O की निकालनी है। तो आप O की निकालेंगे तो वो X मानते हैं और इसका -1 होता है 2 है तो आपका 2 निकल जाएगा। ऐसे भी आप इसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम सीधा आ जाते हैं, वो है अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो अम्ल और भस्म का परीक्षण किया जाता है उसमें लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है लिटमस पत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? फ्रेंड जितने भी आपके अम्ल होते हैं, अम्ल धातुओं से क्रिया करके आपकी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, निकालते हैं। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का pH स्तर क्या होता है? आपको याद रखना है जो pH मान होता है किसी सामान्य व्यक्ति का, वो आपका वेरियस टाइप से होता है। तो वैसे आपको जो एग्जैक्टली इसमें आंसर दिखाई दे रखा है वो 7.35 से लेकर 7.54 है। फिर आपको याद रखना है 7.4 आपको वैसे याद रखना है इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। फ्रेंड डेवी एक मैंने ऊपर भी बताया था डेवी वाला, और एक इसमें बताया। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? निम्न दाब एवं उच्च दाब आपके लिए, इसमें जब एक सा व्यवहार करेगी आदर्श गैस जैसा, उसमें आपके लिए निम्न दाब होना चाहिए और उच्च ताप होना चाहिए। निम्न दाब उच्च ताप, तब वह गैस है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगेगी। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन आने वाले हैं। हम 60 क्वेश्चन अब देख चुके हैं, लास्ट 40 क्वेश्चन रह गए, इसके साथ ही हम वीडियो समाप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करें अभी। तो फ्रेंड्स अगला हम पोर्शन पे आते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बॉटनी शब्द का सबसे प्रयोग किस भाषा में किया जाता है? फ्रेंड्स जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा शब्द से हुई है आपकी। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स ने कहा था। ये किसने कहा था? हिप्पोक्रेट्स की आपको शपथ दिलाई जाती है। जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उन्हें किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की। जितने मेडिकल स्टूडेंट होते हैं भी उसके बाद जो वहाँ पे डिग्री मिलती है तो उन्हें भी इसी की आपको शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेट्स की। अगला क्वेश्चन है आपका वो है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पारिस्थितिकी आपकी किसकी अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, इसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम के पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा कहते हैं? इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है आपका है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है ऑक्सीकरण का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीव जीवाणु का जो नाम है वो है एनावीना। जब मृदा में धान की पैदावार बढ़ाते हैं तो उसमें जीवाणु डाल दिए जाते हैं उनकी फसल में, जो कि इस जीवाणु का नाम जो मैंने बताया वो है एनावीना। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? फूड एंड माउथ रोग जो होता है वो होता है आपका विषाणु द्वारा। इंपॉर्टेंट है,
आप इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। कौन सा सहजीवी मिलेगा, कौन सा शैवाल मिलेगा? यूक्लोरेला। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैकरोमाइसिस सेरेविसी। पूरा नाम क्या होता है? सैकरोमाइसिस सेरेविसी। डबल रोटी जब बनाई जाती है तो सैकरोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक फंजाई होता है, कवक होता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्टिकोल्स। उसे क्या कहते हैं? जब पेड़ों के ऊपर जो छाल लग जाती है उसे लाइकन की तरह बन जाता है, तो उसे कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगला क्वेश्चन है आपका, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? तो सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो जो खाली चट्टान होती हैं उन पर उग जाती है लाइकेन, उसको हम सेक्सिकोल्स कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद कर लें आप। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान में लोग किन लाइकन की सब्जी के रूप में खाते हैं? आपको इसमें दिखाई दे रखा है एंडोकार्पन। जो एंडोकार्पन ऐसी लाइकेन होती है जिसे जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन, वनस्पति जगत में किसको उभयचर कहते हैं? उभयचर जल स्थचर, यानी कि जल पे और थल पे दोनों पे रहने वाले को उभयचर कहते हैं वनस्पति विज्ञान में। तो वो कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? वो इनकी बीज की कड़ी माना जाता है। तो ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं वनस्पति विज्ञान में। अगला क्वेश्चन है वो आपका है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में? तो जिम्नोस्पर्म में। क्या बनेंगे? जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं। इनके बीज क्या हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसे पौधों को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और जिसके बीज नहीं दिखाई देते उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिसके बीज हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, जो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, वो जिम्नोस्पर्म पौधे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन वो है आपका, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से आप याद कर लें। जो इफेड्रिन औषधि है, इफेड्रिन और इफेड्रा आपका नाम सेम मिल रहा है, तो आप इसे ऐसे करके याद रख सकते हैं। किस एक खेती पौधे की प्रतिरोपण करके किया जाता है? तो किसकी खेती होती है? आपकी प्याज की खेती ऐसी होती है, वो प्रतिरोपण करके की जाती है। नाशपाती का जो भाग है वो कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन भाग होता है, वो नाशपाती का खाया जाता है, गूदेदार पुष्पासन भाग। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? फ्रेंड, इसमें आपका बीज साइकस ऐसा होता है जिसमें तो बीज तो पाया जाएगा परंतु आपका फल नहीं पाया जाएगा, तो ऐसे साइकस में देखा जाता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो सामान्यतः जो अंकुरण होता है उसमें प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती। जर्मिनेशन करता है तो उसमें सामान्यतः किसकी ज़रूरत नहीं होती? आपकी लाइट की ज़रूरत नहीं होती। आपके सजीव प्रजक होते हैं बीवी पोरस। बीवी पोरस मतलब बच्चे देने वाले। तो बीवी पोरस अंकुरण किस में पाया जाता है? तो राइजोफोरा में पाया जाता है। बीवी पोरस अंकुरण जो पाया जाता है वो पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। अगला क्वेश्चन वो है, किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पाद। किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी का अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? अगर आप वनस्पति चीज़ से भी खाएंगे, जितनी वनस्पति चीज़ें हैं पौधों से खाएंगे, तो उनका भरण पोषण आप पेट भर सकते हैं। इतना वनस्पति है पृथ्वी पर, जो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। अगला है, तेल बीज यानी कि ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी फैमिली होती है। तो जिसमें भी जैसे आपका सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड आपका क्रूसीफेरी फैमिली का आता है। जैसे सरसों का पूछें, सरसों किस फैमिली में आती है, तो आपको क्रूसीफेरी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एट्रोफा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से किया जाती है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद करके रखें। जो कि एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? वो की जाती है आपकी लीव्स से। किससे की जाती है?
आपकी लीव्स से प्राप्त की जाती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो आपका एफेद्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। तो कौन सा भाग होता है वो औषधि का, वो होता है आपका तना। क्या होता है? तना। एफेद्रा पौधे का भाग कौन सा एफेड्रिन औषधि प्राप्त करती है, उससे तने से प्राप्त करते हैं एफेड्रिन। इंपोर्टेंट है दोनों, इसको आपको 21 और 22 याद करके रखना है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग करके मसाले के रूप में किया जाता है। तो लौंग ऐसा होता है। लौंग क्या होता है? लौंग प्रकार का फ्लावर होता है। फ्लावर यानी कि फूल होता है, उसे सुखाया जाए तो उसी हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी हम पुष्प खाते हैं। फूल गोभी जो होती है वो फूल होता है, ना कि कोई सब्जी होती। तो फूल को हम पकाकर खाते हैं, तो पुष्पक्रम खाया जाता है, उसे क्या जाता है? पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन है टर्मेरिक यानी कि हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। जो हल्दी चूर्ण होता है वो शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है वो आपका है 26, इसमें सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। लौंग वैसे मैंने अभी बताया फूल की कली से, जो फूल होते हैं, लौंग होता है वो प्रकार का फूल होता है, उसी को सुखा के आपको मसाले में प्रयोग किया, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है अभी। किस फसल में एजोला एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग करता है। चावल में। आपको याद रखना है किस फसल में एजोला एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका चावल में। अगले क्वेश्चन है आपका चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। आपका चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति से प्रयोग होता है, वो होता है पाइन। क्या होता है आपका? पाइन। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है 16। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की होने चाहिए आपके पास? 16 होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है। कौन सा धान का खैरा रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है। तो जस्ता, पौधों में जस्ता की कमी हो जाती है तो धान में खैरा रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका फूल गोभी का बिटेल रोग या बिपटेल किस तत्व की कमी से हो जाता है। जो गोभी में होता है मॉलिब्डेनम की कमी से आपका फूल गोभी में बिटेल रोग हो जाता है। मॉलिब्डेनम MO इसका सिंबल है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो इसका आंसर है आपका प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण में वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है आपका किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऑक्सिन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है आपका 35 प्रकाशानुवर्ती प्रचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी आपका ऑक्सिन आंसर हो जाएगा। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये भी ऑक्सिन हार्मोन होता है, इसकी आपका नियंत्रण कर सकते हैं हार्मोन के द्वारा, आपका ऑक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है आपका जो है आपका 36 क्वेश्चन पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जोड़ा है। तो JC बोस, जगदीश चंद्र बोस ऐसे इन्होंने पौधे में सबसे पहले बताया कि ये भी बताया था कि ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो पादप वृद्धि के अनुमापन भी उन्होंने सबसे पहले किया, क्योंकि ये कहा था और पौधे में भी वृद्धि होती है, ये सर्वप्रथम किया था, वो नहीं किया था। तो जगदीश चंद्र बोस ने कहा था पादप यानी कि पौधों में भी वृद्धि होती है, सबसे पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सार्वत्रिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगी यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, उसे सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपने देखा होगा किसी नदी के किनारे, नहर के किनारे यूकेलिप्टस के
पौधे पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि उसके किनारे उसकी जड़ें अपना नहर से या नदी से उससे जल सोखती रहती हैं। कहीं बीच में आपको यूकलिप्टस का पेड़ होता है तो वहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर आपको नहर बम्बा किनारे आपके मिल जाते हैं यूकलिप्टस के पेड़, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है क्लोरोफिल। यानी कि आप याद सकते हैं आप ये भी याद सकते हैं पत्तियों का हरा रंग होता है वो भी आपका क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल उसका ग्रीन कलर होता है। किसका? लीफ का ग्रीन कलर होता है, ये आप याद कर रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? जो फफूंद होती है यानी कि आपकी फंजाई होती है वो पौधों में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो रोग लगता है वो फंजाई के द्वारा लगता है, कवक के द्वारा लगता है, फफूंद लग जाती है, वो सबसे बड़ा रोग का कारण होती है पौधों में। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका 100वां क्वेश्चन, और बायोलॉजी की बात करें तो वो आपका 40वां क्वेश्चन है। हरित वाली रोग किस फलस से संबंधित है? तो बाजरा से। जो हरित वाली रोग होता है फलस किससे संबंधित होता है? वो आपका बाजरा से होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं बीएससी नर्सिंग का। अगर एक बार वीडियो लास्ट समय और जाते समय आप देख लेंगे, आप फास्ट करके देखें, 2x करके देखें, तो आप सारे क्वेश्चन एक बार में रिपीट हो जाएंगे। तो आप जल्दी कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन में पूरा आपके 100 क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे। ये सर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए हर रोज़ MCQ डालते रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता अच्छे से, उससे पहले तक मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।